हाय फ्रेंड्स, 20th सेंचुरी के अंत में और विशेषकर 1980 और 90 के बाद पूरी दुनिया की आर्थिक राजनीतिक तस्वीर बड़ी तेज़ी से बदलने लगी थी। सोवियत यूनियन के साथ साथ सोशलिस्ट इकोनॉमी भी ध्वस्त हो चुका था। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एक सच्चाई बनकर सामने आ चुकी थी, पूरी दुनिया पर छा चुकी थी। जहाँ तक भारत की बात है, यहाँ भी बदलाव के आसार दिखने लगे थे। राजीव गांधी के समय एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नियमों में ढिलाई दी गई थी। नई टेक्नोलॉजी के लिए दरवाजे खोल दिए गए थे। कंप्यूटर आ रहे थे, मोबाइल फ़ोन आ रहे थे, गूगल आ रहे थे और ये सारी सच्चाई बन चुकी थी। फिर कुछ ही दिनों बाद जहाँ तक ओपन इकोनॉमी की बात थी, लिबरल इकोनॉमी की बात थी, ये सेहरा नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के सिर बंधा। दोनों इसके पुरोधा बने और बड़ी तेज़ी से बदलाव होने लगे। अभी तक जो आर्थिक बेबसी में जी रहे थे लोग, राष्ट्र या व्यक्ति दोनों के लिए नई सुबह आई। लेकिन तभी कुछ काले बादल भी दिखने लगे थे। ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, इसके जो निगेटिव साइड इफ़ेक्ट हैं, यह भी कुछ सामने आने शुरू हो गए थे। एक भ्रष्टाचार, अपराध जो होता है ऐसी इकोनॉमी में, वो भी सामने आने लगे थे। इसमें से एक बड़ा नाम सामने उभरा, उसका नाम था हर्षद मेहता। जहाँ तक गौतम अडानी की बात है, उन पर अभी जांच नहीं हुई है। इस स्टेज पर हम नहीं कह सकते कि वे दोषी हैं या निर्दोष हैं, जो भी हैं, लेकिन ये बड़ी तेज़ी से बात सामने आई हुई है और कुछ ही दिन के अंतर में दोनों में बड़ी भिन्नताएं हैं, हर्षद मेहता में और अडानी में। लेकिन समानताएं भी दोनों में बहुत हैं। समानताएं में पहली बात यह है कि दोनों गुजरात के थे, एक राजकोट के और दूसरे अहमदाबाद के। एक का जन्म 1954 में हुआ और दूसरे का 1962 में, ठीक 12 साल बाद हुआ। दोनों ने जो पढ़ाई की वो थी बीकॉम की पढ़ाई। तो हर्षद मेहता तो बीकॉम कर गए, लेकिन अडानी साहब जो स्कूल ड्रॉप आउट थे, कॉलेज में भी ड्रॉप आउट ही रह गए, उनके हाथ कोई डिग्री नहीं लगी थी। दोनों का जो बिजनेस कैरियर था वो भी बॉम्बे से ही दोनों की शुरुआत हुई थी। और दूसरी एक और दोनों में समानता है, वो ये है, दोनों का जो कैरियर की शुरुआत हुई वो शुरू में सबसे पहले डायमंड सॉर्टर के रूप में ही दोनों ने शुरुआत की। और जहाँ तक सीमेंट की बात है, विशेषकर एसीसी सीमेंट, उससे दोनों कहीं कहीं जुड़े रहे। हर्षद मेहता छोटे स्तर पर सीमेंट बेचते थे, अब बाद में अडानी बड़े स्तर पर पूरी कंपनी ही खरीद लिए थे। तो ये सारी सच्चाई, सारी जो समानताएं हैं दोनों में मिली थी। लेकिन फ़र्क भी था। बड़ा फ़र्क ये था कि हर्षद मेहता स्टॉक ब्रोकर थे और अडानी बड़ी ऊंचाई पर वो बिलियनियर थे, बिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ये दोनों में बड़ा फ़र्क है। जहाँ तक दौलत की बात है, दोनों की दौलत कुछ ही वर्षों में बड़ी ऊंचाई पर पहुंच गई थी। हिमालय की ऊंचाई और आसमान की ऊंचाई भी छोटे पड़ने लगे थे। देखते देखते दोनों बड़ी ऊंचाई पर पहुंच गए। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तो दोनों की ऊंचाई तो दो कारोबार से हुई, लेकिन जब ढलान शुरू हुआ, नीचे उतरना शुरू हुए, तो बड़ी तेज़ी से हुए। कुछ ही दिनों में हो गए, वो भी एक ही कारोबार से, एक ही कारण से नीचे दोनों आए। और वो कारण क्या था? स्टॉक मैनिपुलेशन। तो ऊपर गए दो कारणों से, नीचे आए एक ही कारण से। ये सारी बातों के बावजूद भी जो और बातें सामने आई वो ये कि दोनों क्या करते थे। जैसे हर्षद मेहता जो कम दाम के जो शेयर होते थे उसको खरीदना, मैनिपुलेशन करना और बहुत अधिक दाम पर बेच लेना, यह देखा गया उनके साथ। जैसे अब मैं कहूँ कि एसीसी के शेयर उन्होंने खरीदा सिर्फ 1200 रुपया एक शेयर के दाम पर, लेकिन कुछ ही महीने के अंदर में एक शेयर का 9-9 हज़ार रुपया हो गया। यह मिरेकल कैसे हुआ? ये बड़ा प्रश्न है। और जहाँ तक इनकी बात है अडानी की, ये भी हेरा फेरी में लगे हुए थे, ऐसा कहा जाता है। अभी सच्चाई सामने नहीं आई। देखते देखते दोनों बड़े
दौलतमंद बन गए, बड़ी ऊंचाई पर पहुंच गए और कुछ ही वर्षों के अंदर में पूरे भारत में, पूरे देश में वो हीरो बन गए थे, आदर्श पुरुष बन गए थे। बड़ी बड़ी पत्र पत्रिकाओं में दोनों के बड़े बड़े फोटो आने शुरू हो गए थे। बड़े नाम के रूप में उनका नाम लिया जाने लगा था। उस समय टीवी मीडिया बहुत अधिक नहीं था, पेपर और पत्रिकाएं बहुत होती थी। मुझे भी याद है उनका नाम बड़ी तेज़ी से सबके सामने आ चुके थे। लोग उनसे मोटिवेट हो रहे थे और उन्हें उदाहरण के रूप में दिया जाने लगा था, खास करके यंग लोगों में, कि करियर ऐसे बनाया जाता है, कि तेज़ी से बनाया जाता है। ये सब तो था, लेकिन तभी ढलान भी शुरुआत हो गई हर्षद मेहता की। सिर्फ जो 38 वर्ष की उम्र जब थी 1992 में, मैंने उनका जन्म हुआ 1954 में और कारोबार शुरू किया 1980 में बॉम्बे में, और 92 में सिर्फ 38 साल की उम्र में और 12 साल के कैरियर में वो ढलान पर बड़ी तेज़ी से आना शुरू हो गए थे। अब ये तेज़ी से जब शुरू हो गए थे तो उन्हें बूढ़े दिन का आभास होना शुरू हो गया था, लेकिन ये इतने जल्दी पुलिस के अरेस्ट में चले जाएंगे, पुलिस चौकी में फर्श पर सोएंगे और अपने चप्पल को सिर के नीचे रख करके सोएंगे, यह तस्वीर भी सुबह सुबह हर पेपर में छप चुकी थी। एकाएक विश्वास ही नहीं हुआ कि कल तक जो आदमी इतनी ऊंचाई पर था, आज पुलिस चौकी में फर्श में सोया हुआ है, चप्पल सिर के नीचे लेकर। ये सामने आ चुकी थी सारी सच्चाई। लेकिन जो भी थी, वो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि आप कितनी भी ऊंचाई, कितनी भी तेज़ी से चले जाइए, लेकिन जब बुरे दिन शुरू होते हैं उसकी तेज़ी उससे भी अधिक तेज़ी से होती है। हाँ फ्रेंड्स, ये वही हर्षद मेहता थे जिनके सामने बड़ी बड़ी गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी, महल जैसे आशियाने थे, लेकिन सब के सब धरे रह गए। बिग बुल कहलाने वाले हर्षद मेहता अब बिग क्रिमिनल बन चुके थे। स्टॉक मार्केट के अमिताभ बच्चन कहलाने वाले हर्षद मेहता अब क्राइम की दुनिया के नटवरलाल बन चुके थे। ये सारी बातें सामने आ चुकी थी। 1980 में जिन्होंने स्टॉक ब्रोकर के रूप में अपना करियर की शुरुआत की थी, पूरे भारतवर्ष में एडवांस टैक्स पे करने वाले सबसे बड़े टैक्स पेयर बन चुके थे। चारों तरफ जय जयकार हो रहा था, सारी ऊंचाई पर वो बैठे हुए थे। लेकिन तभी एक जर्नलिस्ट दुनिया के सामने आई, उनका नाम था सुचेता दलाल। इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख लिखा। वो लेख रिसर्च पर आधारित था। वो रिसर्च भी हर्षद मेहता के ही बारे में था। पूरी दुनिया ने सुबह सुबह जब ये न्यूज़ देखा, आर्टिकल पढ़ा, तो हैरत में पड़ गए। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हर्षद मेहता का दूसरा चेहरा भी इतना कुरूप हो सकता है। एक समय का हीरो इतना बदनाम हीरो था, ये विश्वास लोगों को नहीं हो रहा था। वो क्या करने लगे थे, जैसा कि बात खुल के सामने आई, ये जो स्टॉक सिस्टम का जो लूप होल्स है, जो लेकुना है, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे और बैंकिंग सिस्टम से ढेर सारी राशियाँ, ढेर सारे पैसे वो स्टॉक मार्केट में कन्वर्ट कर रहे थे और बहुत सारे पैसे उन्होंने वहाँ पर अपना बना चुके थे। लेकिन सारे सीक्रेट थे, बंद था, लोगों को पता नहीं था। ये जो सुचेता दलाल थी, इन्होंने सबको खोल के रख दिया था। ये सच्चाई पूरी दुनिया के सामने एकाएक आ चुका था। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से अरबों रुपये का हेरा फेरी कर चुके थे। ये जो सच्चाई है, इसे सुचेता ने खोल के रख दिया था। इतने बड़े फ्रॉड, जिसके चलते 3500 से लेकर 4000 करोड़ तक की चपत बैंक पर लग चुकी थी। इन सभी कारणों से स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुका था। ध्यान दीजिएगा, स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुका था। कुल 5000 रुपये का स्कैम के अपराधी वो बन चुके थे। पहले तो सुचेता ने ये उनकी सच्चाई सामने खोल दी थी और इसी कारण से सुचेता दलाल को ये पद्मश्री का अवार्ड भी मिला, जो पूरी तरह से वो डिजर्व करती थी। हर्षद पर 72 क्रिमिनल और 600 सिविल केसेस के मामले रजिस्टर्ड हुए। उनमें से 27 मामले में चार्जशीट हुआ और 4 मामले में कन्विक्शन हो चुका था।
5 साल का रिगरस पनिशमेंट मिला था कोर्ट से, हाई कोर्ट से। और इसके साथ ही दुर्भाग्य ने यहाँ उनका पीछा नहीं छोड़ा। जब वो जेल जा चुके थे वहीं पर उन्हें हार्ट अटैक आया और दर्दनाक मौत उनकी जेल में ही हो चुकी थी 2021 में। जब ये सारी सच्चाई दुनिया के सामने आई, दुनिया एकाएक हैरत में पड़ गई कि हर्षद मेहता देखते देखते विलीन हो चुके थे। ये 47 साल के हर्षद मेहता, स्कैम की दुनिया में नाम कमाने वाले हर्षद मेहता की कहानी का पटाक्षेप हो चुका था, पर ढेर सारी परेशानियां अपने पीछे छोड़ चुके थे, अपनी पत्नी के लिए, भाई के लिए, बेटे के लिए। पर भाई ने हिम्मत नहीं हारी, 1700 करोड़ रुपए का कर्ज बैंक को चुकाया। अब जो कहानी अपराध की कहानी बन चुकी थी वो धीरे धीरे दूसरी ओर मुड़ने लगी थी। ये भी सामने है, इसको भी आप सभी जान लें। ये जो छोड़ गई सारी बातें, इसके साथ भी एक और बात उन्होंने छोड़ी थी, वह थी सीख, लेसन। उस लेसन में एक बात कही गई थी कि सपना तो बड़ा देखो, लेकिन गलत रास्ते से पूरा करने का सपना कभी मत देखो। सपना बड़ा ज़रूर देखो, लेकिन अच्छे रास्ते से पूरा करने की हिम्मत रखो। अगर नहीं तो बड़े सपने देखना बंद कर दो। ये सारी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ चुकी थी। ये सारी बातें चली रही थी कि अब देखिए वो उनका तो अंत हुआ। अब जहाँ तक गौतम अडानी साहब की बात है, जैसा मैंने पहले भी कहा, इस पर जांच अभी तक नहीं हुई है। जांच जब सामने आएगी तब बहुत सारी बातें सामने आएगी। लेकिन जैसे कि सुचिता दलाल ने हर्षद मेहता की सच्चाई सामने लाई, वैसे ही जो अडानी की सच्चाई है वो हिडनबर्ग रिसर्च ने सामने लाया है। ये अमेरिका की कंपनी है। ये सारी सच्चाई सामने आने लगी है। ये जो अडानी साहब हैं, ये हर्षद मेहता जैसे सिर्फ करोड़ों रुपए के बिग बुल नहीं थे। ये असल में अरबों बिलियन के बिगर बुल हैं। ये छोटे मोटे नहीं हैं। अगर बिगर बुल हैं और बड़े हैं तो देखना बाकी है कि इनका बड़प्पन क्या है। देखना बाकी है कि हर्षद मेहता की तरह अडानी साहब पर भी निष्पक्ष जांच होगी और सच्चाई सामने आएगी। तब तक अडानी को हम न दोषी कह सकते, जैसा कि पहले कहा, और न हम निर्दोष मान सकते हैं। ये भी सारी सामने बातें आई हैं। अब इन सारी सामने बातें जो आई हैं, अब देखना बाकी है कि अडानी साहब किस रूप में हमारे सामने आएंगे। ये कुछ दिनों की ही बात है। उनके बारे में हिंडनबर्ग में जो सामने सच्चाई आई कुछ ही दिन पहले, अभी 24 जनवरी 23 को बातें सामने आई है। जल्दी से जल्दी इस पर जांच हो और सारी सच्चाई सबके सामने आई। पूरी दुनिया एकटक देख रही है कि भारत में ये क्या हो रहा है। पहले भी मैंने कहा है कि जो इल्ज़ाम ये गौतम अडानी पर लगा है उस पर जांच निहायत आवश्यक है। जांच के बहुत सारे कारण हैं और कन्विंसिंग कारण हैं। पहला कारण जो कि विकिपीडिया में प्रकाशित भी हुआ है, उनका कहना है कि पुलिस 2 बार अडानी साहब को अरेस्ट कर चुकी है। पहले तो 2002 में दिल्ली की पुलिस ने उन्हें अरेस्ट की थी, हेरा फेरी में। ये क्रिमिनल हेरा फेरी में वो पकड़ाए थे। उसमें तो बच गए, इसलिए कि दूसरी पार्टी से जिन्होंने उनके ऊपर केस किया था उनसे समझौता कर लिया। दूसरा केस उससे गंभीर हुआ 2012 में। बड़े बड़े आरोप लगे और जो आरोप लगे उसमें बॉम्बे की पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया था। उन्हें कोर्ट में लाया गया और निचले कोर्ट ने उन्हें सज़ा भी दे दी, अरेस्ट भी कर लिया, लेकिन सेशन कोर्ट ने उनको फ्री कर दिया क्योंकि सफिशिएंट प्रूफ उनके खिलाफ नहीं मिला था। ये बातें भी सामने आई थी। तो ये सारी बातें जब सामने आई तो संदेह गहराने लगा। अब जब संदेह गहराने लगा तो दूसरा भी संदेह सामने आया। दूसरा संदेह क्या था कि सिर्फ 3 साल के अंदर में 2020, 21 और 22 में जब कोरोना पराकाष्ठा पड़ा था, दुनिया की कंपनी, दुनिया के देश आर्थिक परेशानी में झुलस रहे थे, तभी
3 साल के अंदर में ही ये गौतम अडानी जी, जो सिर्फ $17 बिलियन के मालिक थे, सिर्फ 3 साल के अंदर में ही उन्होंने $220 बिलियन का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये मिरेकल कैसे हुआ? हो भी सकता है, सही रास्ते से उन्होंने किया हो, ये शक तो होता ही है। इस कारण से भी लोग सोचते हैं कि उन पर जांच जरूर हो जाए, राफ साफ हो निकल जाए, बहुत अच्छी बात होगी। अब इसके चलते अभी भारत की जो राजनीति है पूरी तरह गरमाई हुई है। अब किसी का राजनीतिक साख दांव पर लगा हुआ है। कोई दूसरे राजनीति करने वाले के साख को उजागर करने में लगा हुआ है। सामने चुनाव है, विजय पराजय का प्रश्न है। तो इन सारी बातों को देखते हुए भी जल्दी से जल्दी उन पर जांच हो जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, पूरी दुनिया जान ले। पूरी दुनिया में टकटकी लगी हुई है, भारत नहीं पूरी दुनिया बड़े गौर से देख रही है। इन सारी बातों को जब सामने आएगा तब आएगा, लेकिन जो बातें अभी तक सामने आई है इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। हम नहीं कह सकते हैं कि वो दोषी हैं या नहीं हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा। अब रही बात उनके साख की, ये अडानी साहब के साख पर धब्बा पड़ चुका है, ये सच है। ये भले राफ साफ हो जाए, लेकिन एक बार जब इतना बड़ा शक हुआ है, फिर से उबर पाना सबके लिए आसान नहीं है। हो सकता है उबर जाए, लेकिन आसान काम नहीं है। और ये जो सारी बातें सामने आई हुई हैं, तो इसके चलते क्या हुआ है कि नेशनल और ग्लोबल दोनों मार्केट सचेत हो गया है, गौर से देख रहा है कि क्या हो रहा है। मार्केट के कुछ बड़े बड़े लोग जिन्होंने इनमें पैसा लगाया है, उन्होंने एक्शन भी लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने फिर से पैसा देने के वादे छोड़ दिए हैं, उन्होंने गारंटी देना छोड़ दिया है। ये सब तो हो चुका है। जो निवेशक हैं उन्होंने अपना एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो अडानी साहब को इतनी जल्दी मुक्त होना आसान नहीं लगता है। अब रही बात इसकी कि ये जो ढेर सारे विकास के काम हैं पूरी दुनिया में, चाहे एयरपोर्ट का हो चाहे पोर्ट का हो, ये सारे काम रुके हुए हैं। विकास के काम रुके हुए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के काम रुके हुए हैं, ये अडवाणी साहब पर इल्ज़ाम लगने के कारण। अब ये सारे जो निवेशक हैं, विशेष करके जो छोटे निवेशक हैं, वो भी बहुत परेशानी में पड़ चुके हैं। एक एक पैसा जोड़ के वो एक एक शेयर खरीदते हैं, और उस शेयर पर इतने घने बादल छा जाएं, फिर उनकी क्या हालत होती होगी। इस कारण से भी ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी इस पर जांच हो, और वो उनकी जो सुरक्षा है वो सुरक्षित की जाए, उनका जो हित है उसकी रक्षा की जाए। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ही कहा है। और जो परेशानी की बात है, जो कि एंडरसन बर्ग ने जो परेशानी पैदा की है उनके लिए, वो परेशानी पर एंडरसन बर्ग गलत हो सकता है, ऐसा नहीं कि दूध का धोया हुआ है। लेकिन उनके गलत होने से उनकी कही हुई बात, जो कि अडानी साहब पर इल्ज़ाम लगाया है, वो गलत नहीं होता है जब तक कि वो जांच ना हो जाए। ये भी जरूरी है। अब जैसे हर्षद मेहता का जो स्कैम हुआ, वो जब समाप्त हुआ तो उसमें एक अच्छी बात सामने आई। हर्षद मेहता के स्कैम से हर्षद मेहता के स्कैम के कोख से सेबी का जन्म हुआ, सेबी का गठन हुआ, इसलिए कि अब से इस पर निगरानी रखी जाए, मार्केट पर, स्टॉक मार्केट पर निगरानी रखी जाए। और ये सेबी की जो निगरानी थी वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हाथ में दे दी गई। लोगों ने संतोष की सांस ली कि फिर से कोई हर्षद मेहता जन्म नहीं लेगा। कि दुर्भाग्य की बात ये हुई कि ये सेबी पूरी तरह से असफल हो चुका है। ये सफल नहीं हुए तो फिर अब क्या होगा, ये बड़ा प्रश्न है। आप जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई ताकि फिर से कोई वर्ल्ड वॉर ना हो। लेकिन हुआ क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी बड़ा वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये जो हर्षद मेहता की कोर्ट से जन्म लिया था सेबी, वो सफल नहीं हुआ। और अगर जांच होने के बाद सच्चाई पता चलेगी, कहीं अगर अडानी साहब पर जो इल्ज़ाम लगे हैं साबित हुआ, आप कह सकते हैं
कि हर्षद मेहता से भी बड़े स्कैम हुए, तो जाहिर है सेबी असफल हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ ये फाइनेंस असफल हुआ। तो फिर ये ऐसी संस्था की ज़रूरत पड़ जाएगी जब उसको ऑटोनॉमी हो, सिर्फ सरकार पर निर्भर ना करे। ये सारी बातें सामने आ ही रही है। अब रही बात कुछ और बातें जो कि इससे संबंधित है। अब जैसे कि ये निवेशक हैं, छोटे छोटे निवेशक खास करके हैं, इस पर ध्यान देना, जैसा कि मैंने बड़े भी कहा, इनके हित की रक्षा बहुत ही आवश्यक है। अडानी साहब की बात तो छोड़ भी दीजिए, अगर वो 220 बिलियनियर के मालिक थे, बड़ा साम्राज्य था, वो गिरते गिरते भी अभी तक 90 बिलियन पर हैं, अभी तक पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुआ है। लेकिन ये जो छोटे निवेशक हैं, इनकी आशा पूरी तरह से धूमिल हो चुकी है, इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल है राष्ट्रीय छवि का, विशेष करके उस कारण से ये दोनों जो कांड हुए, चाहे हर्षद मेहता के हों या अगर कहीं साबित हुआ अडानी साहब का भी, ये दुनिया में सबसे बड़े कांड हुए हैं, सबसे बड़े स्कैम हुए हैं, और दोनों स्कैम भारत में ही हुआ है। इसलिए भी भारत की छवि पर एक बड़ा प्रश्न है। भारत को बहुत आगे जाना है, चीन को पीछे छोड़ना है, 5वीं इकोनॉमी से 2nd इकोनॉमी पर जल्दी से जल्दी पहुंचना है, ताकि चीन को पीछे छोड़ सकें। वो जो सीमा पर खड़े हुए हैं सैनिक को लेकर के, उसको आर्थिक प्रगति ही पीछे हटा सकती है। ये सारी बातें जो है, इसलिए भी अंत में मैं कहूँगा, फिर से उन्हीं बातों को दोहराऊँगा कि जल्दी से जल्दी निष्पक्ष इस पर जांच हो और काले बादल छटे और नई सुबह फिर से निकले। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।